Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. असाइनमेंट हो गया सबका? हाँ सर, सबमिट कर दिया था। असाइनमेंट सबका बन गया? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर उसमें। सर आपने चेक नहीं किया। असाइनमेंट में सर क्वेश्चन नंबर किसी को डाउट है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5. और बाकी लोग को और किसी क्वेश्चन में डाउट है? खुशबू, कल्पना, रूपम, प्रियांशु, एक एक करके सारा लिखा दो। चलो ठीक है, 4 देखते हैं, 5 देखते हैं और 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज सुपर ऑक्टेट? ठीक है, सुपर ऑक्टेट कहने का मतलब है आपको बताना है कि 8 से अधिक किस्में है। ठीक, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें रखे हुए हैं वो आपको सुपर ऑक्टेट बताएगा। ठीक है, ये इसमें देखो आयोडीन, ठीक है, IF5, आयोडीन के पास कितने कितने बॉन्ड्स हैं? टोटल 5 बॉन्ड्स हैं।
5 बॉन्ड्स है IF5, और हमको क्या पता है आयोडीन इज ए हैलोजन एटम। ठीक है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 4 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं हैलोजन ग्रुप में। ठीक है, और हमको ये पता है कि इन सब को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो ये आयोडीन है ये 5 बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलेगा। तो 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10, तो इसको हम कहेंगे सुपर ऑक्टेट। कहने का मतलब है हमको चाहिए कितना, 8, और हमको मिल कितना रहा है, 10। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुपर ऑक्टेट। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज सुपर ऑक्टेट एलिमेंट्स, या सॉरी एलिमेंट्स नहीं, मॉलिक्यूल्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा विच ऑफ द फॉलोइंग में हमको IF5 मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए ClF3 एक एग्जांपल है, इसमें भी हमको मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन जो है ये एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं क्लोरीन के साथ, तो 3 बॉन्ड्स हैं। इस कंडीशन में भी हमको सुपर ऑक्टेट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, लेकिन CO2 हमारा नहीं है और SO2 भी नहीं है। समझ में आया कैसे देखना है? क्लियर है प्रियांशु? फोर्थ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What is the formal charge on various atoms in nitrite ion and carbonate ion? 0, 0 और -1। बाकी लोग का कितना आया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आया? लड़की लोग कितना है आप लोग का आंसर? ठीक है, तो डाउट किसको था इस क्वेश्चन में? किसने डाउट पूछा था अभी? प्रियांशु ने? प्रियांशु 2 का 0, 0, 1। अच्छा ठीक, मिस्टेक से। देन चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Write a Lewis structure for CCl2F2, one of the compounds implicated in the depletion of stratospheric ozone. This is क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा ये चीज। ठीक, अब देखो इसका जो अब यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन हमारा सेंटर एटम होगा। ठीक, तो कार्बन के साथ हमको क्या पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक फ्लोरीन इधर बिठाएंगे, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। जैसे ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे कार्बन मीथेन के फॉर्मेशन में 4 हाइड्रोजन होता है, तो चारों हाइड्रोजन का हटा के यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन लगा सकते हैं। तो इस जगह पे हमको करना क्या होगा, लिविस स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 यहाँ पे चला जाएगा और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। देन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। उसी तरीके से फ्लोरीन का भी देखने को मिलेगा, 2, 4, 6 और एक यहाँ पे 7। फिर कार्बन का यहाँ एक, कार्बन यहाँ एक, कार्बन का यहाँ एक, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का यहाँ एक, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया लिविस का डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस जगह पे देखो हम क्या करेंगे, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप क्रॉस में दिखा सकते हैं, बिकॉज ये नंबर्स में कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में हमको ये बॉन्ड नहीं चाहिए, तो हम बॉन्ड को क्या करेंगे, एक एक और एक, क्या हो गया, इस बॉन्ड को हम हटाएंगे और उसके बाद बाकी चीजों को हम दिखाएंगे।
ऐसे। ये हमारा कंप्लीट लिविस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक चीज और होता है इसमें, अब आपका जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको सर्कल से डिनोट कर देंगे इस टाइप से, ताकि हम इस एक्चुअली ऐसा किया जाता है ताकि हम ऑक्टेट को पूरे तरीके से दिखा सके, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सबका हो जा रहा है, वही चीज दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे कार्बन के लिए भी आप कर दीजिए, कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और फ्लोरीन क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ये आपका 6th क्वेश्चन है। किसी को लिखना है तो आप लिख लीजिए फटाफट। लिखना है किसी को? लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी लवी स्ट्रक्चर लिखना है किसका, तो इथाइलिन C2H4। अभी एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, तो 2 कार्बन है तो दोनों के 4-4 बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 4 है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन को ऐसे पुट करें तो हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 4 कार्बन हो, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन कार्बन हमारे पास कितने हुए, सिर्फ 2, और दोनों में बॉन्ड्स कितना हुआ, तो इसके पास 3 बॉन्ड हो रहा है और इसके पास भी 3 बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। आपने ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है 10th में, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हम लगाएंगे तो अब देखो दोनों के 4-4 बॉन्ड्स हो गए, दोनों कार्बन के 4 और 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लिविस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही है, हर बॉन्ड के जगह 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। तो एक कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, दोनों का यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 2 बॉन्ड्स हो गए। फिर इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इधर में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि कैसे लिविस स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और कैसे इजी वे में फटाफट बनाया जाता है। ठीक, क्योंकि जो आपको मेथड बताया था अगर वैसे चलेंगे तो काफी समय लगता है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अबंडेंस एटमॉस्फेरिक गैस का मतलब होता है कि काफी ज्यादा मात्रा में होता है। कहाँ लिखा है यहाँ पे, यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, अबंडेंट एटमॉस्फेरिक गैस। इसका मतलब होता है कि काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की संख्या काफी ज्यादा है। नाइट्रोजन की संख्या काफी ज्यादा है, इसको हम अबंडेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सारा मिल गया। फिर देखो कार्बन के 4 और इसमें 4 इधर से बॉन्डिंग बनाए ऐसा, तो एक कार्बन का 8 हो गया। उसी तरीके से दूसरे कार्बन का भी 8 पूरा हो जाएगा और इस तरीके से वो पूरा 8 बनाएगा। तो ये सर्कल हम ऐसा करेंगे ताकि दोनों का 8-8 का इलेक्ट्रॉन को देखने को मिल जाए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन N2।
ठीक है। हाँ बिल्कुल, N2 का 3 बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, 3 लोन 3 अलग रहेगा और 2 ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे नाइट्रोजन से कंबाइन होके हमको ट्रिपल बॉन्ड देगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा देखने को हमको मिलेगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इसको हम सर्कल करें तो ये सर्कल जो है ये इसको 8 इलेक्ट्रॉन देगा, और इधर का अगर सर्कल करें तो ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन बना के देगा। तो ये हमारा कंप्लीट लेविस का स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे इसको। ठीक है, हो गया सारा। और किसी में डाउट है? और किन्हीं को डाउट है किसी क्वेश्चन में इसमें? 1 2 3 में, 4 5 6 7 तुमने देख लिया, 1 2 3 में थर्ड का 1, थर्ड का 1। ये Al I3 है, एल्यूमिनियम और I3 है। देखो इसमें एल्यूमिनियम का हमको पता है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन जो है, एल्यूमिनियम एक्चुअल में ऐसा आयन बना, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बनाएगा। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, फिर एक आयोडीन, उसके बाद इधर एक आयोडीन लगाएंगे, क्योंकि आयोडीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाता है, तो हम ऐसा बनाएंगे। ठीक है, आपने एक मॉलिक्यूल पढ़ा है AlCl3, तो ये Cl की जगह हमारा आयोडीन चला आया। ठीक है, देखो ये एल्यूमिनियम है, हो सकता है आपको समझने में मिस्टेक हो, ये एल। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन देन एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन और आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसका जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, उसको आप इधर से लगा दीजिए ऐसा। अब आपका लेविस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में? और कोई क्वेश्चन 1 और 2 में? बाकी लोगों का? चलिए हम आते हैं अपने नोट्स पे वापस। ठीक है, देखिए आज हमको कुछ पढ़ना है। अब हम एक्चुअली थ्योरीज पढ़ेंगे इस मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग का या एटम्स के बॉन्डिंग का। ठीक है, तो उससे पहले कुछ देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं जो हम यूज़ किए करेंगे आगे। जैसे देखिए सबसे पहला है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉन्ड इंथैल्पी है क्या। मॉलिक्यूल को बनाने या तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसे हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। देन ये डिपेंड किस पे करता है, अगर साइज अगर एटम्स का बड़ा है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एटम्स अगर 2 एटम्स अगर हम ले रहे हैं और दोनों एटम्स का साइज बड़ा है तो उस कंडीशन में हमको एनर्जी कम लगेगा, और अगर साइज छोटा है तो उस कंडीशन में हमको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें और हाइड्रोजन की जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, अगर H2 और Cl2 मॉलिक्यूल की हम बात करें तो Cl2 में देखिए जो बॉन्ड इंथैल्पी लगता है वो 237 किलो जूल पर मोल लगता है, और हाइड्रोजन में हमको ठीक लगभग उसका डबल देखने को मिलता है, तो 435.8 किलो जूल पर मोल। तो जितना छोटा साइज होगा मॉलिक्यूल का उसको जोड़ने और तोड़ने दोनों में एनर्जी काफी ज्यादा लगेगा। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, अभी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या है? ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे CH4। ठीक, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक कार्बन और इसके 4 हाइड्रोजन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक, लेकिन इसी जगह पे जब हम C2H4 देखेंगे
तो इस केस में क्या है, तो कार्बन इसके डबल बॉन्ड और इससे हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा। देन अगर हम C2H2 देखें तो C2H2 में कैसा है, यहाँ पे एक कार्बन, उसके बाद इस पे 2 कार्बन, और ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, मतलब एक एक करके बॉन्ड का बढ़ना। अब जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट हमको सप्लाई करना होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, इस जगह पे ये जो सिंगल बॉन्ड है हमारे पास CH4 में, यहाँ पे सिर्फ आप ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को तोड़ के मुझे अलग करना है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे देखूं तो यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो जो यहाँ पे एनर्जी हमको लग रही थी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अब क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स में वो उससे ज्यादा लगेगा, मतलब डबल हो जाएगा, या हो सकता है डबल से भी ज्यादा लगेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर हम इस तीसरे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6। अब क्या होगा, तो जो यहाँ पे एनर्जी लगेगा, ये एनर्जी पहले और दूसरे दोनों से ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ रहे थे, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ रहे हैं, और अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी 2 एटम्स के बीच में, वैसे वैसे एनर्जी का भी क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीज करता है, या बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करता है, और इस चीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। देखिए यहाँ मैंने एक आपको असेंडिंग या सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है मैंने। सिंगल बॉन्ड्स में एनर्जी कम होता है, उससे ज्यादा होता है डबल बॉन्ड में, और उससे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। देन तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस द बॉन्ड enthalpy decreases due to repulsions between bond pair and lone pair of electrons। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है मैं इसको अभी नहीं समझाऊंगा, आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक थ्योरी है नेक्स्ट टॉपिक में, उसको हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे ये एक्चुअल में है क्या। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, तो हमने जो रेडियस पढ़ा था, कैटायन रेडियस, एनायन रेडियस, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, तो रेडियस ऑफ वन एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड एटम, और ये हमको पूरा का पूरा बॉन्ड लेंथ देगा, मतलब एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर HCl मॉलिक्यूल हम कंसिडर करें, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले सकते हैं और उसका हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम जो जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उन दोनों के न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। In the case of a covalent bond, the contribution from each atom is called the covalent radius of that atom। तो R is equals to RA plus RB। अब देखिए जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से ऐसा ओवरलैप करता है, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे R ऑफ वन एटम, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे R ऑफ टू एटम, और इन दोनों का जो डिस्टेंस कंप्लीट जो होगा इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, शॉर्ट में BL भी लिखते हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। So R is the bond length and RA, RB are the covalent radii of atoms A and B respectively। कुछ नोट है, bond length increases with the increase in the size of the atoms। मतलब जैसे जैसे इस एटम्स का साइज इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ेगा, ये बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो साइज कैसे बढ़ेगा, तो n का वैल्यू इंक्रीज करता चला जाएगा। n मतलब आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते चले जाएंगे,
जैसे फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हम कहेंगे क्या कि हमारा एन इंक्रीज कर रहा है, और हम फिर कहेंगे क्या कि हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। For example, bond length of HCl molecule is 127 pm and that of CCl is 177 pm। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि इस जगह पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का साइज यहाँ पे कार्बन के साइज से छोटा होता है, तो हमको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी छोटा देखने को मिल रहा है। Then point number 2, bond length decreases with the multiplicity of bonds। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मतलब क्या है इसका कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों से कम होगा। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, दोनों में खिंचाव या फोर्स और अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो चीज है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तीनों में ऐसा क्यों होता है। देखो मैं आपको एक असेंडिंग ऑर्डर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ तो सिंगल जो है वो ज्यादा होगा डबल से, और ये ज्यादा होगा ट्रिपल से। ठीक है, यहाँ मैंने नोट्स में नहीं डाला है तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, बॉन्ड लेंथ वेरीज करके इसको आप उतार लीजिए कॉपी में। और ऐसा क्यों होता है तो ये हम आगे की थ्योरीज में पढ़ेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल है क्या, तो जनरली एंगल हम क्या पढ़ते हैं, दो लाइंस का इंक्लिनेशन। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन से इंक्लाइंड है तो उसका इंक्लिनेशन को हम बॉन्ड एंगल कहेंगे। तो ये जो इंक्लिनेशन है ये थीटा हमारा बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो एटम्स में जो जो एटम्स हैं जो उनके अरेंजमेंट होते हैं, तो एक एटम दूसरे एटम से इंक्लाइंड होता है, उनकी जो पोजीशंस होती है वो डिफाइंड होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपको परफेक्ट शेप या ज्योमेट्री शो करेंगे। तो ये जो परफेक्ट शेप और ज्योमेट्री है उसी चीजों में ये सभी चीज आता है। जैसे बॉन्ड लेंथ आ गया, देन आपका बॉन्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो शेप्स है वो इनके वजह से ही डिफाइंड है। तो यहाँ पे दो एटम्स का जो इंक्लिनेशन होगा, एक एटम दूसरे एटम से कितने इंक्लाइंड है उसको हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट लाइंस मैंने शो कर रखा है, एक एक ये तरीका है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो इसको कहते क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है दिखाने का, आपको 11th 12th दोनों में काम आएगा ये चीज। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ साइड में जो मेरा वीडियो चल रहा है उस वीडियो में आप देखिए, मैं आपको ये बॉन्ड समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करेंगे। देखो मेरे एक ऐसा करता हूँ, इस चीज को आप एक बार कॉपी में आप बना लीजिए, जो स्ट्रक्चर है इसको आप कॉपी में बनाइए ये वाला को। ठीक है, उसके बाद मैं इसको आपको समझाता हूँ।
फटाफट इसको अपने कॉपी में बनाइए। बन गया? बन गया सबका? देखिए अभी जो मेरा ठीक है, अब जो मेरा वीडियो चल रहा है साइड में, इसको आप देखो ढंग से। देखो ये मेरे हाथ में कॉपी है, ठीक है, और ये जो ऊपर का जो सरफेस है मेरा, ये हम कहेंगे प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन पे इसको हम देखते हैं, तो उससे पहले है कि टेट्राहेड्रल कैसा होता है वो देखा। जैसे यहाँ पे CH4 मैंने यूज किया है, तो जो टेट्राहेड्रल शेप है उसको मैं देखूंगा। देखो एक पेन ऊपर पकड़ा, ये जो मेरा हाथ है इस जगह पे, ठीक है, ये जो हाथ है मेरा, इसको आप कार्बन एटम समझिए। तो इस कार्बन एटम पे मैंने यहाँ पे एक ऊपर में हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक, और ये मेरा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। ये ब्लू लाइन एक बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पेन यहाँ लगाया है, ठीक है, ऐसे, और ये मेरा इस पॉइंट पे दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये जो है ये मेरा एक बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन को जोड़ के। उसके बाद मैंने एक और पेन लगाया यहाँ पे, ठीक, देखो ये एक पेन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन और ये मेरा बॉन्ड, ठीक। उसके बाद चौथा हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ एक हाइड्रोजन और ये मेरा बॉन्ड हो गया, ठीक है। देखो ये चार हैं जो मुझे टेट्राहेड्रल शेप का फॉर्मेशन देते हैं, ठीक। इसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस टेट्राहेड्रल शेप में एक्चुअली है क्या कि जब हम इस टेट्राहेड्रल शेप को 3D में देखेंगे, 3D कहने का मतलब है जब इसे मैं स्पेस में हवा में देख रहा हूँ, ठीक, तो किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट मुझे दिखता नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो आप मुझे ही इस वीडियो में देख रहे हो, तो मेरी जो पीछे का हिस्सा है ये आपको दिखता नहीं, आपको सिर्फ सामने का पोर्शन दिखता है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे जो मेरा ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में देखिए, तो एक बॉन्ड मैं इसको चलो फर्स्ट नंबर दे दूं, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर और इसको फोर्थ नंबर दे, ठीक। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो बॉन्ड है, तो ये मैं कॉपी में प्लॉट करूंगा, जैसे इस जगह पे कार्बन, और ये दोनों बॉन्ड मुझे यहाँ दिखेंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि दिस टू बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर। तो ये और ये दोनों मुझे प्लेन ऑफ पेपर मिल रहा है, मतलब जो प्लेन मैंने लिया है उस पे मुझे ये बॉन्ड दोनों देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो तीसरा जो बॉन्ड है मेरे पास, ये जो तीसरा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं सॉलिड वेज लाइन, ठीक है। इसका नाम याद रखिए, ये आपको 12th में कई बार मिलेगा, ठीक है, 11th में भी मिलेगा आपके ऑर्गेनिक सेक्शन में, और 12th में भी कई बार मिलेगा। इसको कहा जाता है सॉलिड वेज, WEDGE, वेज बॉन्ड, या फिर सॉलिड वेज लाइन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो चौथा है, इसको कहा जाता है हेज लाइन, HEDGE, हेज लाइन, ठीक। समझना काफी आसान है, बस ध्यान क्या रखना है, जो कंटिन्यूअस लाइन है, जो यहाँ मैंने बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 लिख रखा है, ये मेरा प्लेन ऑफ पेपर पे होगा। उसके बाद अब देखो इस प्लेन ऑफ पेपर को मैं क्या करूँ, ऐसे खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस जगह सामने खड़े होके इसको आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दो बॉन्ड आपको इसके प्लेन पे मिल गया, और एक बॉन्ड इससे खड़ा आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, एक बॉन्ड आपको ऐसा इधर से मिलेगा। तो ये जो सामने से आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये सामने वाला बॉन्ड मेरा सॉलिड वेज लाइन या सॉलिड वेज बॉन्ड कहलाएगा, विच इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब जो मेरी तरफ हो रखा हो, ठीक है।
तो ये सॉलिड वेज लाइन से हम डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम हार्ड लाइन से भी कहते हैं। अब देखो ये जो सॉलिड वेज लाइन है ये आपको किसकी तरह दिख रहा है? देखो कारपेंटर लोग जो लकड़ी का काम करते हैं ना, तो वहाँ उनके पास एक ऐसा बनावट वाला लकड़ी होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज को अटकाने के लिए। तो ये जो इस और ये पूरी तरीके से वो सॉलिड से भरा होता है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है हम इसको ऐसा दिखाते हैं सॉलिड वेज लाइन से, मतलब वो जो बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर के साइड में है। उसके बाद चौथा बॉन्ड आता है ये हेज लाइन वाला बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है? जब भी किसी भी ड्राइंग में आप ध्यान रखिए, किसी भी ड्राइंग में अगर आपको इस टाइप का लाइंस देखने को मिलता हो, मतलब डैश वाला लाइन या यूं कहिए डॉटेड लाइन, अगर लाइन ऐसा है टूट टूट के लाइन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन एक्चुअल में है, ठीक, वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन एक्चुअल में है। जैसे मैं अगर इस क्यूब, एक देखिए इस क्यूब का मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्यूब का आप देखो ऐसा, ठीक है। अब इस क्यूब में क्या है, तो क्यूब में आपको जो दिखेगा वो सामने का पोर्शन और साइड का और ऊपर का पोर्शन दिखेगा। मतलब कौन कौन दिखने वाला है? इधर का पोर्शन दिखेगा, ये ऊपर का पोर्शन दिखेगा, और ये सामने का जो पोर्शन है, ये जो सामने का एरिया है ये आपको दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो सामने वाला दिखता है इसको हम सॉलिड लाइन से बना देते हैं, मतलब कंटिन्यूअस लाइन से बना देते हैं, और जो हमको नहीं दिखता उसे हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ठीक है। तो डॉटेड लाइन कैसा यूज करेंगे? तो ये मेरा डॉटेड लाइन ऐसा होगा, ठीक है, जो हमको नहीं दिखता लेकिन वो होता जरूर है। अब तो इस बॉन्ड में क्या देखना है कि सामने में मेरा सॉलिड वेज का बॉन्ड है, और ठीक इसके पीछे में जो बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा उसको मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, और वो डॉटेड लाइन मुझे इस हेज बॉन्ड के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चार बॉन्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस बॉन्ड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये सभी बॉन्ड्स जो इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में जो एंगल होता है उसे हम बॉन्ड एंगल कहेंगे। समझ में आया 3D रिप्रेजेंटेशन सबको, कैसे इस बॉन्ड्स को देखना है? ठीक है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी लगेगा, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सॉलिड हेज लाइन, ठीक है, ऑब्जर्वर के पीछे साइड में सिर्फ हेज लाइन, वो या फिर डैश लाइन कह लीजिए, इसको डैश लाइन भी हम कह सकते हैं। और जो कंटिन्यूअस लाइन है, ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ये मेरा पेपर के प्लेन ऑफ पेपर पे ये बॉन्ड आएगा। देन सेम चीज है हमारे पास यहाँ पे, हाँ टेट्राहेड्रल में क्या है, सबका सेम एंगल ही तो होता है। टेट्राहेड्रल का सबका सेम एंगल होता है 109.5 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NH3 है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 107.3 डिग्री, देन वाटर का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बॉन्ड एंगल को डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, VSEPR थ्योरी, ठीक है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो जो लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर की मैं बात कर रहा था कि रिपल्शन क्या होता है, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट है किसी को जो भी बताया आज? अभी तक में आज जो बताया कोई डाउट है आपको? देखो टेट्राहेड्रल शेप आप खुद से भी 4 पेन को लेके कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो हो जाएगा वो, ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है।